Okay, Assalamu alaikum, everyone. Today our session is about word association test. ISSB के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट का पार्ट है, जो साइकोलॉजिस्ट की डोमेन है, उसके अंदर ये सबसे पहला टेस्ट है। इससे पहले आपसे फॉर्म फिलिंग भी करवाई जाती है, वो भी पार्ट ऑफ टेस्ट ही उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। द रीज़न इसकी ऑलरेडी एक्सप्लेन है वीडियोस के अंदर, बट मैं थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ फॉर न्यू स्टूडेंट्स कि आपका बायोडाटा फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ काइंड ऑफ पार्ट ऑफ योर टेस्ट। जैसे ही आप अपना बायोडाटा फिल करते हैं, वो बायोडाटा की कॉपीज सब असेसमेंट होल्डर्स के पास चली जाती हैं जिन्होंने असेसमेंट करनी होती है। जैसे कि जीटीओ हो गया, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट हो गया या प्रेसिडेंट हो गया। इनके पास जब आपकी कॉपी चली जाएगी बायो से रिलेटेड, तो उन्होंने एक माइंड में आपकी पिक्चर ऑलरेडी बना लेनी है कि ये जो बंदा है, इसके ये प्लस हैं, ये माइनसेस हैं, ये ऐसा लगता है, ये यहाँ से पढ़ के आया है, इसकी क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, कौन सी स्पोर्ट्स खेलता है, किस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है, पेरेंट्स इसके क्या करते हैं, इसके मार्क्स कितने हैं, पहले मैट्रिक में कितने थे, उसके बाद क्या हो गए, इसने आगे इसको शौक किस किस चीज़ का है, इसके रिश्तेदार क्या करते हैं। एक लंबा चौड़ा फॉर्म है, आपको ऑलरेडी उसका आइडिया है। जो बायोडाटा फॉर्म है हमारे पास भी अवेलेबल है, अगर आपको किसी को चाहिए हो तो वो वैसे तो इंटरनेट पे भी है, लेकिन हमारे से चाहिए हो तो आप ले लीजिएगा। आपको आइडिया होना चाहिए कि वहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो क्या क्या पूछा जाएगा। तो वो एक कंप्लीट अपनी पिक्चर आप अपने हाथ से लिख के उसको भेज देते हैं कि मैं ये हूँ। और जब आप उसको भेज देते हैं, सेकंड स्टेप पे जब उसके पास टेस्ट के डोजियर्स जाते हैं, तो उसने ऑलरेडी आपकी पिक्चर बनाई होती है कि ये बंदा इस तरह के रिस्पॉन्सेज देगा। और अगर आपके रिस्पॉन्सेज उससे डिफरेंट हों तो उनको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे ये बंदा जो है, या तो ये खुद रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या इसकी पर्सनैलिटी में कोई चीज़ है मिसिंग है, डिफरेंट है, जो कि असेसमेंट की जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर कोई नेगेटिव है या कोई पॉजिटिव थिंग्स हैं, वो वहाँ से वो जज हो जाती है। दैट इज़ वाई बायोडाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप अगर लिख देते हैं कि मुझे स्पोर्ट्स में क्रिकेट अच्छा है और मैं क्रिकेट में मेरा कोई अचीवमेंट भी है, लेटर ऑन आपकी फिजिक से लगे ही ना कि ये स्पोर्ट्समैन है, या फिर आपके सेंटेंसेस ऐसे ना बने हों जिसमें स्पोर्ट्स का कोई जिक्र हो, लेजी टाइप के सेंटेंसेस आपने बनाए हों, तो फिर ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन उठेगा साइकोलॉजिस्ट के माइंड में कि इसका इंटरेस्ट तो स्पोर्ट्स के अंदर है, बट ये सेंटेंसेस में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा। तो उसमें सिर्फ एक या दो रीजन ही हैं। जो मेजर रीजन तो यही है कि या तो आप अपने सेंटेंसेस नहीं लिख रहे, और आप किसी से गाइडेंस ऐसी लेके आए हैं कि आपने रटा लगाया हुआ सेंटेंसेस का, और आप सिर्फ वही रिस्पॉन्स कर दें, अपना रिस्पॉन्स देने की कोशिश नहीं कर रहे। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपकी पर्सनैलिटी है उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। जो पर्सनैलिटी है वही सेंटेंसेस बनने चाहिए, और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए कि अपने सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, कौन से मेरे सेंटेंसेस हैं। इस सब के लिए, इसको बेहतर करने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरा ये है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं आपके साथ अभी ऑनलाइन है, माए मुबीन है, कमर है, ये जो पुराने स्टूडेंट्स हैं इनको पता है, आप जितनी क्लासेस मेरी रेगुलर लेंगे उतनी अच्छी मैं आपकी असेसमेंट कर पाऊंगा। अगर आप महीने में एक क्लास लेते हैं और आप समझते हैं कि मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और मैं रिकॉर्डिंग से सुन लूंगा, फिर मुझे आपका कुछ पता नहीं चलेगा कि आप कौन है। आपके सेंटेंसेस मुझे असेस करते हुए बहुत प्रॉब्लम होगी। मैं असेसमेंट तो कर लूंगा, लेकिन वो एक जनरल टाइप की असेसमेंट होगी जिसमें शायद आपको मैं बता दूं कि ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये नहीं यूज करने। बट विद रिस्पेक्ट टू योर पर्सनैलिटी, आई थिंक वो इतनी अच्छी नहीं होगी। अब जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, माही मुबीन हो गई, दूसरा कमर हो गया, इनकी पर्सनैलिटी का मुझे कुछ ना कुछ आइडिया है, इनके सेंटेंसेस में उसी तरह असेस करता हूँ। सर मेरा भी इंट्रोडक्शन ही हुआ आपके साथ। आप अपना नाम बताएं, कौन बात कर रहे हैं? सर अब्दुल मोहित। अब्दुल मोहित की मेरे साथ पहले डिस्कशन हुई भी है। सर मैंने क्लास ज्वाइन की थी, इंट्रोडक्शन इतना दिया आपको। Okay, let me finish this, then you can raise your hand, ताकि मुझे दरमियान में अगर मैं एकदम स्टॉप होना पड़े तो कोई जो मैं बात कर रहा हूँ वो बीच में रह ना जाए। अब मुझे भूल गया मैं क्या बात कर रहा था। ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट आई थिंक पर्सनालिटी। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आप लोगों ने मेरी क्लासेस ज्वाइन करनी हैं, आप लोगों ने सेशंस लेने हैं और ख़ुद इंटरेस्ट लेना है, बताना है अपने बारे में, अपने चीज़ें शेयर करनी है ग्रुप के अंदर, और एक्टिव रहना है ताकि मुझे आपका नाम याद रहे। अगर मुझे आपका नाम, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि मुझे आपका नाम ही याद नहीं रहेगा,
अगर आप लोग एक्टिव नहीं रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रुप में ऐसे हैं जो बिल्कुल इनएक्टिव एंड डेड हैं, उनका मुझे कुछ पता नहीं है। और फिर वो बाद में उनको कोई प्रॉब्लम हुई असेसमेंट में, आखिरी दिनों में जब उनकी कॉल आ जाती है, फिर उन सबको याद आ जाता है कि हमने प्रैक्टिस करनी है। फिर इतने शॉर्ट टाइम में चीज़ें इतनी इम्प्रूव नहीं हो सकती। ISSB जितना इजी है देखने में, करने में, उतना ही ये मुश्किल है इसकी प्रैक्टिस करने में अपने आप को। अगर आपके अंदर कोई वीकनेस है तो आपको बहुत टाइम लगेगा, 3 से 4 महीने कुछ भी नहीं है इसके लिए, प्रैक्टिस के लिए। अगर आपके अंदर कोई वीकनेसेस हैं और हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो फिर फॉर द टाइम बीइंग आप शायद मेरे सामने तो उन वीकनेस को दूर कर दें, बिकॉज आप के ऊपर इतना प्रेशर नहीं है। बट जब आप हॉल में जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे, असेसमेंट स्टार्ट होगी, आपके ऊपर टाइम का प्रेशर होगा, आपके ऊपर प्रेशर होगा फेल होने का, पास होने का, देन आपकी जो ओरिजिनल पर्सनैलिटी है ना, वो कहीं ना कहीं जाहिर हो ही जाएगी। सो फॉर दैट यू हैव टू इम्प्रूव अ लॉट, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए आप लोग अपनी मेरे साथ एक्टिव रहें, इम्पोर्टेंट पॉइंट। सेकेंडली, अब अब्दुल मोइन आप बताएं कि आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से हैं। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मेरी आपसे पहले डिस्कशन हुई है एक दफ़ा पहले भी, आप किसी क्लास के अंदर आपने माइक ऑन करके कुछ क्वेश्चंस किए थे। नहीं सर, मेरी आपसे व्हाट्सएप पे बस एक दफ़ा बात हुई थी, मैंने आपसे पूछा था वो आगे स्कोप का। प्लीज इंट्रोड्यूस। Sir, I am Abdul. My name is Abdul Moid. I am from Gujranwala and I am your student. I have passed my matriculation from Gujranwala Jadida Skiradial High School by scoring 1061 marks, and I have just passed my FS exams and still waiting for my result. My hobby is to use social media or used to play badminton. गुजरावाला से आप, राइट? Yeah, sir. Okay, fine. Okay, everyone, let's start my session for ISSB word association test, a test of psychologist। पहला टेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट, और इस टेस्ट की बेस पे ही बहुत सारी सिलेक्शन आपकी ऑलरेडी हो चुकी होती है। ये एक ऐसा टेस्ट है जो अभी स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसी की सब इंपॉर्टेंस है, बाकी सब टेस्ट इससे रिलेटेड ही हैं। अगर आपका ये टेस्ट अच्छा है, हो गया है, तो फिर बहुत चांसेस हैं कि आपकी ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो असेस हो चुकी है उसके पास, साइकोलॉजिस्ट के पास। द रीज़न इज कि इस टेस्ट के अंदर ये टेस्ट टाइम बाउंड है, ये टेस्ट ब्लाइंड है, ये टेस्ट ऐसा है कि जिसके अंदर आपको स्क्रीन पे शो की जाती है चीज़ और उसके बाद वो गायब हो जाती है, आप दोबारा उसको रिपीट नहीं कर पाते, और बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा लंबा टेस्ट भी है। 10 सेकेंड्स हैं, जैसे ही चीज़ें आपकी स्किप होती हैं, कि एक क्वेश्चन या कोई एक वर्ड आपका आंसर नहीं हो पाता, तो उसको कवर करने के लिए आपको माइंड जो है स्टक हो जाता है वहाँ पे, और फिर जब माइंड पीछे ही रह जाएगा तो फिर आगे कोई सेंटेंसेस आएगा वो भी ख़राब बनेंगे, और एट द एंड प्रेशर इतना डेवलप हो जाएगा कि आपको कुछ याद नहीं रहेगा। जो ट्रेनिंग्स ली हैं, जो कोई याद किया हुआ है, जो कोई रटे मारे हुए हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो इस टेस्ट की आपने बहुत प्रैक्टिस करनी है। अभी हमारा जो रिसेंटली स्टूडेंट, मेरे ख्याल में 2 दिन पहले रिकमेंड हुआ, मैंने ग्रुप में पोस्ट भी किया था, उसने 99 अटैम्प्ट किए थे, और आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि 95 प्लस आपकी के वर्ड्स हो जाने चाहिए। जो अभी हमारा रिसेंटली स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ है, मैं उसी की आपसे एग्जांपल आपको दे देता हूँ। उसने जब हमारे साथ प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, तो 100 में से वो 45 सेंटेंसेस सिर्फ कर पाता था, ओनली 45, और उसके बाद बस हो जाती थी उसकी। और विद द टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, चीज़ें इंप्रूव होती गई और अल्हम्दुलिल्लाह उसने 99 अटेम्प्ट की। सिर्फ एक वर्ड स्टूपिड, वो कह रहा था मुझे इसकी समझ नहीं आती स्टूपिड पे क्या जुमला बनाऊं, अदरवाइज उसने 100 के 100 ही अटेम्प्ट करने थे। बट इट्स गुड, आपने 100 अटेम्प्ट कर भी रहे हो तो आपने एक आधा छोड़ देना। 99 98 इज गुड। इतनी ज़्यादा भी 100 भी बिल्कुल ही परफेक्ट नहीं होना चाहिए, थोड़े से माइनर आपने दरमियान में गैप छोड़ना है। बट ये जस्ट एन एग्जांपल आपके लिए कि जिसके प्रॉब्लम्स हैं इस टेस्ट के अंदर, अगर उसको फील होता है कि मेरी राइटिंग का इशू है, उसको फील होता है मेरी स्पीड का मसला है,
उसको स्पीड होता है, मसला उसको प्रॉब्लम होती है कि वो सेंटेंसेस नहीं बना पाता, उसका माइंड इतना ब्रॉड नहीं है। तो जस्ट एन एग्जांपल कि कैसे चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं विद प्रैक्टिस। ओके, लेट्स वेट फॉर अजान और उसके बाद हम लोग क्लास को डिस्कस करते हैं। ओके, वेलकम बैक। कमर, आपकी कब की कॉल है आईएसएसबी की? एसएम क्या कहना चाह रहे हैं आप, बोलें। कमर, आपकी कब की कॉल है? ओके सर, अभी नहीं आई। ओके सर मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरा एक फैमिली रिलेटिव ही है, मिलिट्री कॉलेज जेलम से वो पढ़ के गया, अभी एफएससी के पेपर भी दिए हैं और उसकी आईएसएसबी हुई है। तो उसने भी यही बताया कि उसने वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट में 99 से टेस्ट कंप्लीट किए हैं, मगर फिर भी वो नॉट रिकमेंड हो गए। ओके सो कह रहा था मेरे बाकी टास्क भी, इंटरव्यूज भी अच्छे हो गए थे, जीटीओ जो टास्क होते हैं वो भी मेरा अच्छे दिन गुजरे। पर सर अभी आप कह रहे हैं कि 99 की है तो ये अच्छी बात है। सर व्हाई ही नॉट रिकमेंडेड? ओके ओके ओके, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आईएसएसबी सिर्फ एक टेस्ट का नाम नहीं है। आईएसएसबी इज अ कंप्लीट सेट ऑफ टेस्ट, आप इसको कह दें पूरे कंप्लीट कोर्स काइंड ऑफ थिंग है। 4 दिन है पूरे के पूरे। और अगर आपको थोड़ा आईएसएसबी का आइडिया हो तो इन 4 दिनों में सिर्फ आपका एक टेस्ट नहीं होता, आपके साइकोलॉजिस्ट के नंबर ऑफ टेस्ट होते हैं, फिर आप जीटीओ के पास 2 दिन चले जाते हैं, 2 दिन वहाँ टेस्ट होते हैं, फिर आप का इंटरव्यू होता है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के ही आपकी असेसमेंट और आपकी फाइनल रिकमेंडेशन होती है। और ऐसा नहीं होता कि अगर आपने 99 मार्क्स कर दे दिए तो इसका मतलब आप रिकमेंड हो गए। और जो 99 लिखे हैं उसके अंदर भी तो कोई कंटेंट होगा ना, कि अंदर क्या लिखा है। 99 का मतलब ये तो नहीं है कि आप टेस्ट, ये वो नहीं है चीज़ है जो आप अपने इसको टेस्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अपनी मैट्रिक के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अपने एफएससी एग्जाम्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, या फिर किसी स्कूल कॉलेज या फिर किसी जॉब के एग्जाम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ट्रू और फॉल्स। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें आपने नंबर ज़्यादा लेने हैं। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपकी पर्सनैलिटी जज होती है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो क्या हमारी जॉब के लिए फिट है। ये पास और फेल का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें वर्ड रिकमेंड का यूज होता है हमेशा। कभी भी आप जो आईएसएसबी से हो के आता है वो कभी भी ये नहीं कहते कि आप फेल हो गए हैं, वो कभी भी ये नहीं कहते कि आप पास हो गए हैं, वो हमेशा यूज करते हैं वर्ड रिकमेंड हो गए या नॉट रिकमेंड हो गए। इस वर्ड का एक बड़ा अगर आप इसके मीनिंग पे गौर करें, इसका मतलब ये है कि आप इस जॉब के लिए रिकमेंड हैं। अगर आपको कहा जाता है कि नॉट रिकमेंड, इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए, आप दुनिया के मतलब आप जो टेस्ट देने गए थे उसमें फेल हो गए। वो सिर्फ नॉट रिकमेंड का मतलब है कि जिस जॉब के लिए आप आए हैं आपकी पर्सनैलिटी इस जॉब में फिट नहीं होती। आप किसी और इदारे में शायद अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इस इदारे में आपकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी। सो दिस इज व्हाट दे कॉल रिकमेंडेशन एंड नॉट रिकमेंडेशन। सो जो वो दे के आया है मिलिट्री कॉलेज जेलम वाला स्टूडेंट, वो जो लिख के आया है वो फिर उसकी पर्सनैलिटी
पे ही डिपेंड करता है कि उसने क्या लिखा है, क्या ब्लंडर्स मारे हैं, कहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी में फ्लॉज थे जो आईएसएस जो आर्मी या जहाँ पे भी जिस फोर्सेस के लिए जा रहा था उसके लिए वो फिट नहीं थे। सो पर्सनैलिटी ऐसी चीज़ नहीं होती कि आप अभी से तैयारी करें और 99 करके आए और पास हो जाएं। ये इसके पीछे बड़ा बैकग्राउंड होता है, इसके पीछे आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आप जहाँ से पढ़ते हैं, जहाँ पे टाइम गुजारते हैं, जैसे आपकी परवरिश हुई है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। विद द टाइम पैसेज ऑफ टाइम आपको आइडिया हो जाएगा जब हम असेसमेंट करेंगे कि स्टूडेंट कैसे पास और फेल होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। और हमेशा किसी को फॉलो ना किया करें, कोशिश किया करें कि अपना, हर एक की अपनी पर्सनैलिटी है, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फलाना आया वो रिकमेंड हो गया उसने ये टिप्स दी हैं, फलाना आया नॉट रिकमेंड हो गया है उसने ये टिप्स दी हैं। भाई वो उसके लिए ठीक है पर्सनैलिटी, आपके लिए नहीं है। इसलिए आप अपने आप पे गौर करें। किसी को कॉपी करेंगे, वो आगे जो बैठे हुए हैं वो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो पैसे लेते हैं इस काम के, आपको फेल करने के, आपको नॉट रिकमेंड करने के वो पैसे लेते हैं। तो वो और इसी तरह उनकी ट्रेनिंग हुई हुई है इसी मकसद के लिए। सो आपने अपनी अगर किसी को कॉपी करेंगे, हमेशा मैं यही कहता हूँ अगर आप सेंटेंस कॉपी करेंगे, उनके सामने से ऐसे सेंटेंस 1000 दफा गुजरते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये इस बच्चे का सेंटेंस नहीं है। प्रीवियस स्टूडेंट्स को आइडिया है, मैं स्टूडेंट्स को, हालांकि मेरा इतना एक्सपोजर भी नहीं होता, फिर भी जितनी भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस हैं, एक्सपीरियंस है, बता देता हूँ स्टूडेंट को कि ये सेंटेंस आपका नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी के साथ फिट नहीं होता। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि साइकोलॉजिस्ट का सबसे पहला टेस्ट, जिसमें आपको हॉल में बिठा के प्लेन पेपर के ऊपर ये टेस्ट करवाया जाता है। और इस टेस्ट के अंदर सामने जो स्क्रीन शो होती है, स्क्रीन में हर 10 सेकंड्स के बाद एक बीप, एक साउंड आवाज आती है, उस आवाज के साथ वर्ड चेंज होता है। आपने वो सामने स्क्रीन पे देखना होता है उस वर्ड को, फिर उस वर्ड का सेंटेंस बनाना होता है पेपर के ऊपर देख के, और सेंटेंस बनाने के फौरन बाद आपने नेक्स्ट वॉइस पे दूसरा वर्ड भी देख के नेक्स्ट सेंटेंस ऐसे बनाना होता है। पहला पेज आपको दिया जाता है, उसके ऊपर 25 सेंटेंस आपने बनाने होते हैं, और सेकंड फिर दोबारा से जब सेकंड पेज स्टार्ट होता है उस पर फिर 1 से लेके 75 तक आपको वर्ड्स लिखने होते हैं। सो सेंटेंसेस बनाने होते हैं। सो टोटल 100 वर्ड्स आपने कंप्लीट करने होते हैं। और इसमें देखें इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें इन्होंने इसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया। पहले से लेके 25 तक एक टेस्ट है, टेस्ट चल कंटिन्यूस ही रहा है, लेकिन उन्होंने उसकी नंबरिंग जो की हुई है 1 to 25 की हुई है, देन 1 से अगेन स्टार्ट होके 75 तक की हुई है। द रीजन इज के जो स्टार्ट आपका इसकी दो रीजन हो सकती हैं। एक तो ये है कि जब स्टार्ट आप करते हैं तो आपका माइंड थोड़ा सा फ्रेश होता है, आपको पता होता है कि मैंने इस सेंटेंस को इस तरह बनाने की कोशिश करनी है, मतलब जो आपने रटा लगाया हुआ है या जो आपने जैसी प्रैक्टिस की हुई है, आप उस पर फोकस करके चीज़ें उस तरह बनाने की कोशिश करते हो। लेकिन जैसे ही आपका टाइम आगे चलता जाता है 25-26 वर्ड के साथ आप थोड़ा सा थक भी जाते हैं, माइंड भी थोड़ा सा काफ़ी उस पर बर्डन होता है, प्रेशर होता है, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू होती हैं। जो आपने माइंड में चीज़ें बना के रखी हुई हैं वो न्यूट्रल होना शुरू होती हैं और आप एक्चुअल पर्सनैलिटी की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। एक तो इसका ये पॉइंट है। दूसरा इसका ये भी है पर्पज़ के कुछ जो पहले से 25 तक वर्ड्स होते हैं वो आईएसएसबी में दोबारा यूज़ किए जाते हैं। स्टार्ट में उनको बार बार इंट्रोड्यूस करवाया जाता है आपके टेस्ट के अंदर, और जैसे ही उनको लगते हैं कि ये वर्ड्स वाकई पर्सनैलिटी असेस करने के काबिल हैं, न्यू वर्ड्स की बात करो, और जब उनको लगता है कि ये वर्ड्स, इनमें से ये जो वर्ड्स जो हैं ये पर्सनैलिटी असेस करने के काम आते हैं, सो लेटर ऑन वो एक्चुअल टेस्ट में ऐड हो जाते हैं। सो इस तरह ये न्यू वर्ड्स टेस्ट करते हैं। और क्वेश्चन है जवाब का, सर टाइम कितना होता है 100 वर्ड्स के लिए? भाई आपको बता रहा हूँ कि हर वर्ड 10 सेकंड के लिए आता है, काउंट खुद कर लो कितना टाइम लगता है। हर वर्ड 10 सेकंड के लिए आएगा, फिर अगला वर्ड आ जाएगा। और नंबरिंग वहां पे नहीं लिखी होती, नंबरिंग आपके पेपर पे लिखी होती है। सामने वर्ड नंबरिंग नहीं आ रही होगी, सामने सिर्फ वर्ड आ रहा होगा। अगर आपसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे कोई सेंटेंस छूट जाता है, जैसे मैं मुबीन आपके लिए आप अभी जा रही हैं, तो जैसे ही आपका अगर आपका सेंटेंस मिस हो जाता है, आपने उस जगह को छोड़ देना है, उस जगह पे दोबारा नहीं लिखना अगला सेंटेंस। अगर आपसे मिस हो गया, फॉर एग्जांपल 25th वर्ड आपसे मिस हो गया, आपसे नहीं हुआ, तो नेक्स्ट वर्ड जो आएगा उसको 26 पे लिखिएगा। 25th की आपने जो स्पेस है वो खाली ही रखनी है, ताकि जब वहाँ पे स्क्रीन पे 100th वर्ड शो हो तो आपका पेपर पे भी 100 वर्ड ही शो रहा हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है।
ऐसा नहीं कि आपसे कोई वर्ड छूट गया तो आप तरतीब अपनी फॉलो करते रहें उसी तरह। इस तरह फिर प्रॉब्लम होती है असेसमेंट के अंदर भी। उनको पता होता है कौन कौन से वर्ड्स किस किस नंबर पे आए हैं और ये किस पर्सनालिटी के पार्ट को असेस करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस। मैंने इसकी जो तारीफें करनी थी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की मैंने कर दी हैं। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना सिर्फ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की, देन आई थिंक कि आपका जो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, आपकी जो स्टोरी राइटिंग है, आपकी जो इसके अलावा ओके आई थिंक स्टोरी राइटिंग तक, ये 3 जो टेस्ट हैं ना आपके, होपफुली काफी हद तक बेहतर हो जाएंगे। बिकॉज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसके अंदर आपको जो वर्ड दिया जाता है वो ब्लाइंड होता है। आपको दिया जाएगा लक, आपको दिया जाएगा किल, आपको दिया जाएगा प्ले। तो इसको आप कहीं भी घुमा के लेके जा सकते हैं। अगर आपको किल का वर्ड दिया जाता है तो किल से आप बंदे भी मार सकते हैं, किल से आप इंसेक्ट्स भी मार सकते हैं, किल से आप एनिमी को भी मार सकते हैं, किल से आप कोई और आपके अंदर खामी है, किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, आप उसको भी किल कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। ये ओपन है, ब्लाइंड है, आप कहीं भी लेके जा सकते हैं इसको। बट जब आपको नेक्स्ट सेंटेंस कंप्लीशन दिया जाएगा उसमें आधा सेंटेंस ऑलरेडी बना दिया जाता है, तो आपने उसी को कंप्लीट करना होता है। चीज़ें थोड़ी सी आसान होती हैं बजाय वर्ड एसोसिएशन से। अगर मूव हो सेकंड टेस्ट के ऊपर तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। आधा सेंटेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है, आधा और लिखना है और टाइम भी उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और देन उसके बाद अगर आपको सेंटेंस अच्छा बनाना आता है फिर स्टोरी का पैराग्राफ लिखना, आई थिंक दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। अगर आपने मुख्तलिफ डिफरेंट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की हुई है देन दैट मीन्स आपकी वोकेबलरी भी ठीक है। आप कुछ ना कुछ लिख के आ जाएंगे स्टोरी के अंदर, कुछ बना के आ जाएंगे। दैट विल नॉट be a big problem for anyone. Okay, so practice is important. इस टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीट नहीं होता बगैर प्रैक्टिस से। आपकी सोच है कि आप अगर समझते हैं कि आपकी स्पीड ठीक है तो आप इसको परफॉर्म कर लेंगे, ये परफॉर्म नहीं होता। ये वाइड टेस्ट है जो आप जैसे ही 50वें पे पहुंचेंगे, 55 पे पहुंचेंगे, 60 पे पहुंचेंगे, उसके बाद आपकी बस हो जाएगी। दिमाग की बिल्कुल जो प्रैक्टिस है, दिमाग की जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। सो इसलिए आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आपसे एक वर्ड छूट गया ना, दरमियान में कोई एक वर्ड मिस हो गया, उसके बाद जो आपके साथ होनी है, आपके सेंटेंस के साथ होनी है, जो आपकी राइटिंग के साथ होनी है, वो फिर आप बाद में जब टेस्ट कंप्लीट करेंगे तो ऊपर देखिएगा, एक नज़र मारिएगा कि आपके साथ क्या हुआ। तो इसकी जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आप ये टेस्ट कंप्लीट नहीं कर सकते। इसको सिर्फ कंप्लीट नहीं करना है, इसको नीट एंड क्लीन कंप्लीट करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आपने अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक इसको कंप्लीट करना है। थर्ड, कोई ब्लंडर नहीं मारना। ब्लंडर से मुराद की बहुत ही कोई एक्सट्रीम चीज़ें नहीं लिख के आनी। कोई ऐसी बात जो कि बहुत ही नागवार हो, कोई ऐसी बात जो कि बिल्कुल ही अगेंस्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगेंस्ट एनी पर्सनैलिटी हो। जैसा कि हो सकता है चीटिंग हो सकती है, जैसा कि झूठ हो सकता है, जैसा कि चोरी हो सकती है। सो ऐसी चीज़ें जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं किसी भी जॉब में, ख़ास तौर पे जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं उसमें, तो फिर ये अगर आप ऐसा कुछ लिख के आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे। और ये ऐसा नहीं होता, साइकोलॉजिस्ट इसको ऐसा नहीं चेक करता कि आपने लिखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसने दरमियान से नहीं को तो पढ़ना ही नहीं है ना, उसको सिर्फ लगेगा कि इसने झूठ पे जुमला बनाया है। और इसी तरह अगर आप लिखते हैं कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए तो वो ये नहीं सोचेगा कि ये बंदा कह रहा है कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए, बड़ा अच्छा बंदा है यार, ये तो बड़े अच्छे मशवरे देता है कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट के नज़र में आप कोई भी वर्ड लेके आते हैं अपनी तरफ से, पेपर के अंदर, टेस्ट के अंदर कोई भी वर्ड लेके आते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो इसलिए बड़ा ही मोहतात रहे कि आपने टेस्ट बनाने हैं। ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि मैंने किसी चीज़ के साथ नॉट लगा दिया, नेवर लगा दिया तो चीज़ बड़ी पॉजिटिव होगी। उनको ये नॉट और नेवर नज़र नहीं आते, उनको ये नज़र आता है कि ये बंदा लेके क्यों आया ऐसे वर्ड दरमियान में, बात कोई और हो रही है, ये घुमा फिरा के ला रहा है कि ये काम नहीं करना चाहिए। और कुछ पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जो कि देखें, अगर आप किसी पागल को कहें ना कि आप पागल हो, वो भी यही कहेगा कि मैं पागल नहीं हूँ। ऐसे ही है ना, किसी को अगर आप कहते हैं कि आप झूठ बोलते हो, वो कहेगा मैं झूठ नहीं बोलता। झूठा होगा फिर भी नहीं बोलेगा, फिर भी यही बोलेगा। अगर वो चोरी करता भी होगा ना, कहेगा मैं चोरी नहीं करता। तो आप भी तो वही यही काम कर रहे हो सेंटेंसेस के अंदर, आप भी तो यही कह रहे हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। सो इसको कहते हैं ऐसी पर्सनैलिटी कि जो बाकियों को तो मशवरे देती रहे लेकिन खुद वही काम करे। सो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपने खुद कोई वर्ड दरमियान में घुसाना नहीं है ऐसा
So that is important point for everyone. Okay, some more questions. Let me check. मोस्टली नेम यूज करने चाहिए या प्रोनाउंस सर? पहले ही चीट वर्ड मिला हो तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, आई थिंक आपने खुद वर्ड बीच में नहीं लेके आना। कोई आ गया है तो आप उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे कि कैसे उसको हैंडल करना है, बट अपनी तरफ से दरमियान में कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। और ये वर्ड सिर्फ इस टेस्ट की बात नहीं कर रहा, ये वर्ड आपके 3 और 4 टेस्ट के अंदर नहीं आना चाहिए, सेंटेंस में भी नहीं आना चाहिए, स्टोरीज में भी नहीं आना चाहिए, सिचुएशन रिएक्शन में भी नहीं आना चाहिए। सो जैसा कि कुछ स्टोरीज पीछे मैंने ग्रुप में शायद असेसमेंट किया, आप लोग सुन लीजिए। ग्रुप में जितनी भी मैं असेसमेंट करता हूँ, जिसकी भी करता हूँ, आप लोग लाजमी वो वॉइस सुना करें। सर इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? अभी कर रहे हैं ना प्रैक्टिस, अभी इसकी करेंगे, डोंट वरी। पहले इसके बारे में आपको आइडिया हो जाए ये है क्या, फिर इसकी प्रैक्टिस पे आएंगे। ओके, सो अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट प्रैक्टिस इज के जितना आपको आर्मी में जाने का शौक है ना, ओके क्वेश्चन था कि मोस्टली नेम्स यूज करने चाहिए, प्रोनाउंस। आप नेम यूज कर लें, बेहतर है। प्रोनाउंस हमेशा मैं अवॉइड करवाता हूँ। हमेशा मैं कहता हूँ अगर आप ही, शी, इट, दे और वी इन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो सेंटेंस बहुत वीक हो जाता है, उसका इतना मजा नहीं आता सेंटेंस पढ़ते हुए। जैसा कि आपको कहा जाए कि आई लव माई कंट्री, ठीक है, अब मैंने एक जुमला बोला आई लव माई कंट्री, अगर आप इसी को चेंज करें और कहें कंट्री इज माई लव या कंट्री इज लव, तो इन दोनों में कितना फर्क है। आपको पढ़ते हुए भी आई लव माई कंट्री और कंट्री इज माई लव में फर्क नजर आएगा। एक आपको लगेगा कि ये किसी 5वीं जमात के बच्चे ने बनाया सेंटेंस, और एक आपको लगेगा कि ये किसी थोड़े बहुत बेहतर बंदे ने बनाने की कोशिश की। सो हमेशा आई, वी, दे, ही, शी, इट इस तरह के वर्ड्स यूज नहीं करने। अगर आप प्रोनाउंस अगर आपने नेम्स लिखने हैं, अली इज दिस, अली इज दैट, लिख सकते हैं, लेकिन जुमला वीक हो जाएगा, मजा नहीं करेगा। हमेशा जुमला अगर आप उस वर्ड से स्टार्ट करेंगे ना जिस वर्ड पे जुमला आया है, तो वो सेंटेंस बहुत स्ट्रांग बनेगा। जैसे लव इज ब्लेसिंग, अब इस तरह के जुमले हैं तो बहुत छोटे छोटे, लेकिन पढ़ते हुए अच्छा लगता है। आपको फील होता है कि किसी बेहतर मतलब थोड़ी बेहतर राइटिंग में लिखा हुआ है। जैसे कि फैमिली का वर्ड है तो आप कहें आई लव माई फैमिली, आप इसको अगर चेंज करते हैं तो लिखते हैं फैमिली इज ब्लेसिंग, फैमिली इज माई लव, फैमिली इज समथिंग लाइक फैमिली इज ब्यूटी, जो भी कुछ भी बनाना चाहें, फैमिली के साथ एसोसिएट करना चाहें, फैमिली इज केयर, व्हाटएवर यू वांट टू ऐड। अब ये हैं तो छोटे छोटे इज के साथ जुमले बने हुए हैं, लेकिन इनकी जो वर्थ है वो आई थिंक आई और वी और ही और शी और इट इनसे तो काफ़ी बेहतर है। सो इस तरह कोशिश आपने यही करनी है कि उसी वर्ड से स्टार्ट करने की कोशिश करें। ओके, सो प्रैक्टिस की बात कर रहा था। प्रैक्टिस आपने इतनी ही करनी है जितना आपको शौक है आर्मी में जाने का। अगर आपको शौक है कि आप कहते हैं मैं आर्मी के लिए आर्मी में जाने के लिए बहुत मुझे शौक है, मैं पाकिस्तान के लिए जान भी दे सकता हूँ, हर कुर्बानी के लिए मैं तैयार हूँ, दिस एंड दैट, जो भी आपके माइंड में इतनी लंबी चौड़े ख्वाब होते हैं, वो सब ख्वाब आपने अगर पूरे करने हैं तो उतनी ही प्रैक्टिस करें जितना जितना आपको आर्मी में जाने का या नेवी में जाने का या एयरफोर्स में जाने का शौक है। हमेशा मैं यही स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि अगर आपने मैट्रिक में पूरा साल लगाया ना पास होने के लिए, तो मैट्रिक कितना बड़ा गोल है? इतना ही है कि आपको मैट्रिक एफएससी में ले जाएगा। एफएससी कितना बड़ा गोल है? एफएससी आपको बैचलर्स में ले जाएगा। बैचलर के ये सब कितने बड़े बड़े गोल हैं? इतने बड़े तो नहीं है जितना बड़ा ये गोल है। ये गोल आपको डायरेक्ट इन सारी चीजों से स्किप करवा के, ना मैट्रिक ना एफएससी, वहां पे जो पढ़ाया जाता है वो तो उसको अब फिलहाल मैं साइड पे कर रहा हूँ, बट डायरेक्ट आपको उस जगह पे लेके जाते हैं जिस जगह के लिए आपने ये सारे पापड़ बेले हैं, एफएससी की, बैचलर्स की, यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, यूनिवर्सिटी की बाद इंटर्नशिप की, छोटी मोटी जॉब स्टार्ट की, छोटी मोटी जॉब के बाद किसी भी इदारे में गए, फिर उसमें प्रमोशन का 3 साल इंतजार किया, फिर अगली प्रमोशन, फिर अगली, फिर कहीं जाके आप 70वें ग्रेड में किसी ऑफिसर लेवल में आपको टाइम मिलता है तकरीबन 8-9 साल के बाद, 10 साल के बाद। तो ये सारी जो आपने मेहनत की 18-19 साल, इस सारी मेहनत का शॉर्टकट है कि आप ये टेस्ट पास करें और रिकमेंड हों, और डायरेक्ट जंप आपका लगेगा ये 16 साल के बाद
वाली वाले स्पॉट पे। तो अब आपको खुद अंदाजा हो जाना चाहिए कि अगर आप मैट्रिक के लिए में पास होने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप आईएसएसबी में जाना चाह रहे हैं और आपके इतने बड़े बड़े ख्वाब हैं और आप सुबह उठ के कहते हैं कि बस मैं 5 दिन तैयारी करूंगा तो फुली मैं रिकमेंड हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। आपको इतनी ही प्रैक्टिस करनी है जितना आपको शौक है, और जितना बड़ा ये जितनी बड़ी ये अपॉर्चुनिटी है इतनी ही आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। सो अब आपने होपफुली उम्मीद है मुझे कि थोड़ा सा इसको सीरियस लेंगे चीज़ों को। अगर आपको वाकई ही जाने का शौक है आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, तो फिर उसको इतना ही सीरियस लें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। आई थिंक आई ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट यही है कि आप ने 10 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करना है, अगले सेंटेंस का वेट करना है, वो सेंटेंस रीड करना है, वर्ड रीड करना है, उसका मीनिंग दिमाग में लेके आना है, उस पर सेंटेंस सोचना है, फिर उसको लिखना है अपने हाथ से। फिर लिखते वक्त भी आपने गौर करना है कि कहीं आपके वर्ड्स गलत तो नहीं हो रहे, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं हो रही, कोई कटिंग तो नहीं हो रही। तो ये सारे का सारा काम आपने सिर्फ 10 सेकंड के अंदर करना है। तो इसकी इतनी प्रैक्टिस करें कि आपका जो वर्ड का सेंटेंस हो वो 7 सेकंड या 8 सेकंड में कंप्लीट हो जाए। अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस है तो होपफुली इंशाल्लाह आपके 99 भी हो जाएंगे, आपके 96 भी हो जाएंगे, और अच्छे सेंटेंस होंगे, बुरे भी नहीं होंगे, अच्छे सेंटेंस आपके बनेंगे। सो इसकी इतनी ही प्रैक्टिस करें और इसको आपने इस टाइम मैनेजमेंट को सीरियस लेना है। सेकंड, द नेक्स्ट पॉइंट इज नीट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीटनेस आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि नंबर कटेंगे, इसमें नंबर कटने वाला सीन नहीं होता है, इसमें सीधा रिकमेंड नॉट रिकमेंड होता है। और अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली साइकोलॉजिस्ट को पढ़ते हुए इतना मजा नहीं आएगा, वो उस पर इतना तवज्जो नहीं देगा, टाइम नहीं देगा। अगर उसको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो उसको इतना शौक नहीं है कि वो उसको ढूंढता रहेगा इसने वर्ड क्या लिखा है, वो नेक्स्ट स्किप कर जाएगा और उस आपको कंसिडर यही करेगा कि इसकी राइटिंग वीक है तो इसकी पर्सनैलिटी भी वीक होगी। सो इम्पोर्टेंट है कि आपने अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना है। राइटिंग जो भी आप वर्ड लिखें कम से कम वो रीडेबल हो, और उसके अलावा अच्छा लिखा हो, साफ सुथरा लिखा हो। इसमें एक चीज़ ये है कि आपने अलाइनमेंट भी ठीक करनी है, बिकॉज आपके जो वर्ड्स हैं, जो आप जो सेंटेंसेस बना रहे हैं वो प्लेन पेपर के ऊपर बना रहे हैं। जब प्लेन पेपर पे बनाएंगे तो आपकी कुछ लाइनें इस तरह भी जाना शुरू हो जाएंगी, कुछ इस तरह जाने शुरू हो जाएंगी ऊपर नीचे। सो इन सब को अलाइन करने के लिए ही प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि आपने अपनी जो वर्ड सेंटेंसेस हैं वो एक ही तरतीब के साथ, जिस तरह लाइंस लगी होती हैं उसी तरह ही प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है कि जब वहाँ पे आप आईएसएसबी में जाएं तो आपके सेंटेंसेस स्ट्रेट बने। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है पर्सनैलिटी का कि आपकी लाइंस किधर जा रही हैं, ऊपर जा रही हैं, नीचे जा रही हैं, वर्ड्स ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, यहाँ से भी पर्सनैलिटी असेस होती है आपकी। इसलिए हर चीज़ पे बड़ा ही मोहतात रहना है आपने। उम्मीद है कि ये भी एहसन को समझ आ रही होंगी चीज़ें कि इट्स नॉट ओनली अबाउट 99 कंप्लीटिंग 99 और 100, इट इज़ लॉट मोर देन दैट। ये इससे बहुत आगे की चीज़ है। इसके अलावा देन बी पॉजिटिव। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि हमेशा हर एकेडमी में बताया जाता है कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव आपने वहां ही रहना है जहां पे आपकी पर्सनैलिटी के साथ वो चीज़ मैच करती हो। हर चीज़ को बी पॉजिटिव आप नहीं कर सकते। बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं और उनका आंसर भी वो नेगेटिव ही एक्सपेक्ट कर रहा होता है साइकोलॉजिस्ट हरगिज़ ये नहीं कह रहा था कि अगर आपसे कोई बात पूछी जाए, जैसे किल का जुमला है, ठीक है, अब एक किल का जुमला आ गया और आपको बनाने के लिए कहा गया किल का जुमला। अब आप ट्रेनिंग लेके गए हैं किसी एकेडमी से, आपने उस किल को तो छोड़ दिया, आपने उसको एसोसिएट कर दिया लाइफ के साथ, आपने एसोसिएट कर दिया लाइफ के साथ या एसोसिएट कर दिया किल के अपोजिट के साथ और उस पर जुमला बना के आ गया। आप बड़े खुश हो गए कि यार ये तो मैंने बड़ा अच्छा किया, किल का जुमला आया था मैंने डॉज कर दिए। सो इट इज काइंड ऑफ आई थिंक इट इज काइंड ऑफ फॉर माय ओपिनियन, मैं किसी और साइकोलॉजिस्ट की बात नहीं करता, बट इट इज काइंड ऑफ अ चीटिंग कि आपसे जो चीज पूछी गई आपने उसको स्किप करके और अपनी तरफ से पॉजिटिव चीज बना के उस पर जुमला बना के बड़े खुश हो गए कि यार मैं मेरे पास एक जुमला आया था किल का, मैंने तो किल पे जुमला ही नहीं बनाया, मैंने उसको एसोसिएट कर दिया। ऑल दो इट इज अलाउड। ये ऊपर जो लिखा है ना इतना बड़ा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, ये जो इतना बड़ा लिखा है ऊपर, इसका मतलब ये है कि आप अपने वर्ड्स को एसोसिएट कर सकते हो। एसोसिएशन का क्या मतलब है कि अगर आपको प्ले पे जुमला आया तो आप ग्राउंड पे बना सकते हो। प्ले से रिलेटेड कोई भी चीज है, अगर आपसे ग्राउंड का जुमला आया है
तो आप ग्राउंड पे ग्रीनरी पे जुमला बना सकते हो, प्लेइंग पे जुमला बना सकते हो, स्पोर्ट्स पे जुमला बना सकते हो, गार्डन पे जुमला है तो आप ग्रीनरी पे बना सकते हो, फूलों पे बना सकते हो, आप पार्क पे बना सकते हो, आप झूलों पे बना सकते हो, आप बच्चों के खेलने पे बना सकते हो। तो पार्क से एसोसिएटेड जो चीज भी आप उस पर जुमला बना सकते हो, इसका मतलब यही है। लेकिन अगर आप डॉज करने की कोशिश करेंगे अपनी पर्सनैलिटी, देखें इसका एक मतलब ये भी है कि आपसे किल का जुमला पूछा गया और आपने उसको छुपा दिया, उस किल के जुमले को अपनी पर्सनैलिटी से, और आपने किसी और चीज पे जुमला बना दिया। ये इसको कहते हैं कि आपने कुछ हाइड किया अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, कुछ छुपाने की कोशिश की। आप जो आपसे जो पूछा जा रहा था आपने वो बताने की कोशिश नहीं की, आपने उसको इग्नोर करवाया। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एसोसिएशन इज कैन आप अप्लाई कर सकते हैं एसोसिएशन, बट फॉर माई स्टूडेंट्स मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एसोसिएट ना करें। एसोसिएट के साथ बड़े प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है जो मैंने बता दिया, सेकंड मेजर प्रॉब्लम ये है कि आपको डायरेक्टली ही वो क्वेश्चन करेंगे कहाँ से ट्रेनिंग करके आए हो, कौन सी एकेडमी ज्वाइन की थी। वहां पे बड़े बड़ों के हाथ फूल जाते हैं। ऑल्दो के ट्रेनिंग और एकेडमी इज ऑल्सो अलाउड, बट स्टिल स्टूडेंट्स टेक इट नेगेटिव, और उनसे फिर समझ नहीं आती कि कैसे जवाब दें। कुछ तो झूठ बोल के आ जाते हैं, कुछ सच बोलते हैं, और फिर सोचते रहते हैं कि यार मैंने सच तो बोल दिया है, क्या पता ये मेरे रिजल्ट पे असरअंदाज हो, क्या पता ये मेरे लिए लेटर ऑन प्रॉब्लम क्रिएट करे किसी चीज पे। तो वहां पे ही फिर उनकी सारी की सारी जो मोरल होता है वो डाउन हो जाता है। सो इसलिए एसोसिएशन में हमेशा यही कहता हूँ कि अवॉइड करें। खास तौर पे तो जिन जुमलों का उसने नेगेटिव मतलब पूछा है उनको तो एसोसिएट करेंगे, तो दैट इज वेरी रॉन्ग फॉर मी। मेरे लिए तो ये रॉन्ग है। अगर मेरे से असेसमेंट करवाएं तो मैं उसको रॉन्ग ही कंसिडर करता हूँ। बट फॉर नॉर्मल सेंटेंसेस जैसे पार्क आ गया, ग्रीनरी पे बना दिया, गार्डन आ गया, फूलों पे बना दिया, दैट इज ओके, दैट इज नॉट एन इशू। ये आप बना सकते हैं, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम भी नहीं है। बिकॉज अगर आप ग्रीनरी पे बनाते हैं गार्डन से रिलेटेड तो दोनों ऑलमोस्ट एसोसिएटेड हैं। बट जो आप अपोजिट बनाते हैं, उसका एंटोनिम बनाने की कोशिश करते हैं और उस पर जुमला बना के आते हैं, दैट इज समथिंग लाइक यू वांट टू हाइड और यू वांट टू स्किप, कि इसको पास करना चाह रहे हैं आप और इस पे जवाब नहीं देना चाह रहे। सो इसको आपने थोड़ा सा पॉइंट को माइंड में रखना है लेटर ऑन सेंटेंसेस बनाते हुए। इसलिए मेरे ख्याल में अवॉइड ही करें, जो जुमला आए उस कोशिश करें उस पर ही उस जुमले को बनाने की कोशिश करें। देन बी पॉजिटिव का हरगिज ये मतलब भी नहीं है कि आपको कोई जुमला आ जाए और उसके साथ आप नॉट लगा दें। नॉट नेवर मैं हमेशा इग्नोर करवाता हूँ स्टूडेंट्स को, यही कहता हूँ कि आपने इनको लिखना ही नहीं है। नॉट को, नेवर को, डू नॉट को, कैन नॉट को, ये सारे जो वर्ड्स हैं, इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स हैं। लेट मी टाइप हियर फॉर ऑल ऑफ यू ताकि आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आपको याद रह जाए। ओके, एक तो आपने नॉट को कोशिश करनी है नहीं लिखना। देन आपने ये चीज ने, इस नॉट में सब आता है। फिर इस नॉट में कुड नॉट भी आ सकता है, शुड नॉट भी आ सकता है, इसमें कैन नॉट भी आ सकता है, डू नॉट भी आ सकता है। नॉट के साथ जो भी है, नेवर भी आ सकता है। ये चीजें आपने कोशिश करना है कि कम से कम लिखनी है। अगर अवॉइड कर सकते हैं बिल्कुल ही जीरो तो कोशिश करें बिल्कुल जीरो कर दें। बट अगर एक आधा कोई वर्ड है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं। बट अगर आप शुड, कुड, मस्ट ये वाले वर्ड यूज करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। ये अगर आप लिख के आते हैं, जैसे मस्ट आपने लिख दिया, मस्ट का मतलब है कि हर सूरत में, एट एनी कॉस्ट। तो फिर इंसान है, इंसान से गलतियां हो भी जाती हैं। तो उसमें फिर आपसे कुछ ऐसे सेंटेंसेस करवाए जाएंगे या आपसे ऐसी कोई बात पूछी जाएगी इंटरव्यू में, और आप उसमें शायद अपने आंसर्स जो हैं वो 100% ना दें। शायद आप उसमें थोड़ा सा 75%, 80% आंसर श्योरिटी के साथ दें। तो ये जो फिर मस्ट है, ये आपकी पर्सनैलिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा। इसलिए आपने मस्ट को अवॉइड करना है। शुड, कुड, इस तरह के बॉसी, खास तौर पे शुड और मस्ट भी, ये जो हैं ये बॉसी वर्ड्स भी आप कहलाते हैं। आप किसी को कहें यार आपने ये काम लाजमी करना है, तो या किसी को कहें कि झूठ, कभी भी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है, समथिंग लाइक दैट। तो ये ऐसे जुमले हैं थोड़े से बॉसी हैं, जिसमें आप दूसरों को ऑर्डर कर रहे हो कि ये काम ना करें, बट आप खुद क्या पता वो ऐसे काम करते हो। सो इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करें। फिर कुछ जैसे कोड का वर्ड है, कोड के अंदर श्योरिटी नहीं होती। आप कोड अगर यूज करते हो, कोड का मतलब है कि ये काम हो सकता है, कर सकता हूँ, बट लेकिन इसके साथ बट का भी वर्ड आ जाता है। दैट मीन्स कि यू आर नॉट 100% श्योर। इसलिए इसको भी कोशिश करें अवॉइड करने की। और
इसके अलावा आई थिंक इसके अलावा कोई सेंटेंस वर्ड आएगा तो आई विल एक्सप्लेन एट दैट मोमेंट। ओके जवाद, आपका कोई क्वेश्चन है जी, बहुत पूछें। सर मेरा एक क्वेश्चन है एहसन शब्द पर। जी एहसन का, ओके एहसन पूछें। सर अभी आप वर्ड एसोसिएशन के बारे में बता रहे थे, तो सर इसमें ठीक है वो समझ आ गई, पर सर वो एकेडमी वाला जो सवाल है ना, वो उसमें कंफ्यूजन रहती है हमेशा कि सच बताएं ली है या झूठ बोल दे नहीं ली, और अगर सच बताएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, और अगर झूठ बोल देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। ओके सो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। अभी माय मुबीन के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब बाकियों के लिए भी है जिनकी कॉल्स आने वाली हैं या वेट कर रहे हैं। ओके लेट मी एक्सप्लेन। सबसे इम्पोर्टेंट मैं हमेशा यही कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, अगर कोई आपसे पूछे कि एकेडमी ज्वाइन की है, आप उसको बताएं ज्वाइन की है। कभी भी झूठ नहीं बोलना, ठीक है। अगर वो पूछता है क्यों ज्वाइन की है, कैसे ज्वाइन की है, तो आप उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करें, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि सर दिस टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं बाकी जितने भी मेरे मैट्रिक के अंदर, एफएससी के अंदर जो भी टेस्ट होते हैं, मैं कोशिश करता हूँ इनकी 100% प्रिपरेशन करके जाऊँ, बट दिस टेस्ट इज समथिंग न्यू, और ये मेरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इंशाल्लाह आई विल अवेल इट। मुझे उम्मीद है कि मैं अवेल कर लूँगा। फॉर दैट I joined some, I already get lot of knowledge from YouTube as well. I also contacted XYZ Academy and get some like major tips and techniques, और उनके मैंने कुछ notes वगैरह भी उनसे लिए हैं, ताकि मुझे आइडिया हो कि इस टेस्ट के अंदर होगा क्या, because it is very big opportunity. I don't want to lose it. For that I have prepared my best. बस इस तरह करके आपने प्रॉपर जवाब देना है। अगर आप झूठ बोलेंगे, आपके हर टेस्ट के अंदर आपको ये प्रॉब्लम आएगी, उनको पता चल जाता है, ये आप भूल जाएं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि उनको कुछ समझ नहीं आएगी, आपके एक एक वर्ड से उनको समझ आ जाती है कि ये बंदा एकेडमी का है। और ख़ास तौर पे तो ये जिन्होंने फिजिकल एकेडमीज ज्वाइन की होती हैं, ये तो सबसे पहले पकड़े जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि मेरी अपनी फिजिकल एकेडमी, हमारी पहले फिजिकल एकेडमी थी, और अब इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद दोबारा हम उसको स्टार्ट करेंगे। ये सबसे पहले पकड़े जाते हैं। द रीज़न इज़ कि इन्होंने जो जीटीओ के प्रिपरेशन की होती है, इसमें काफ़ी ऐसे चीज़ें होती हैं जो एक नॉर्मल आदमी नहीं करता, जो नॉर्मल आदमी से वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करेगा, प्लैंक्स के वर्ड यूज़ करेगा, ड्रम के वर्ड यूज़ करेगा, जेंटलमैन का वर्ड यूज़ करेगा। वो ऐसा एक नॉन फोर्सेस का बंदा या जो सिविलियन है, उससे वो ये चीज़ें एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि इस लैंग्वेज में बात करेगा। तो जब आप ऐसे वर्ड यूज करते हो, उन वो फौरन जज कर लेते हैं कि लाइक दिस पर्सन गॉट सम टिप्स। तो आप उसको प्रॉपरली बताएं, सर आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं जितनी इसकी प्रिपरेशन कर सकता हूँ मैं करूँ, और मैंने इसके लिए यूट्यूब से भी काफ़ी लेक्चर्स लिए, और मैंने इसके लिए कुछ अकेडमी से भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर करें, फिर उसके बाद वो नहीं बोलेगा। तो सर अगर अगर कोई सिविलियन ऐसे वर्ड यूज कर लेता है या ऐसी बॉडी लैंग्वेज यूज कर लेता है, तो इससे इसकी सिलेक्शन पे क्या फर्क पड़ता है? क्या सिलेक्शन तो पे उनके लिए फर्क पड़ता है, फायदेमंद नहीं सिलेक्शन पे फर्क कि पड़ता है। सिलेक्शन पे फर्क तब पड़ता है जब आप झूठ बोलते हैं और उस चीजों को या तो ओवर रिएक्ट करते हैं अपनी पर्सनालिटी के अगेंस्ट जाके, ठीक है। देखिए आपकी पर्सनालिटी के अंदर कुछ चीजें हैं ही नहीं। फॉर एग्जांपल आपकी पर्सनालिटी के अंदर लीडरशिप स्किल्स ही नहीं है, ठीक है, आप या वीक हैं, ठीक है, और आप अपनी जो बॉडी लैंग्वेज शो कर रहे हो या फिर जो अपना बॉस की एटीट्यूड बाकी ग्रुप मेंबर्स पे शो कर रहे हो, वो बहुत ही डोमिनेंट है आपकी नॉर्मल पर्सनालिटी से। आपके अंदर वो चीजें हैं नहीं, लेकिन आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका क्लैश आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा पर्सनालिटी में, कॉन्ट्रडिक्शन होगी और आप फेल हो जाएंगे। फेल से मुराद नॉट रिकमेंड हो जाएंगे। तो इसलिए ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं, हर चीज मैटर करती है। आपकी सिलेक्शन एक एक वर्ड पे हो रही होती है, आपको उन्हें पता चल जाता है कि ये बंदा इस चीज में वीक है, और वो फिर उसको बार बार जज करने की कोशिश करते हैं, उसको हर एंगल से देखने की कोशिश। अगर उनको लगता है कि ये बंदा डरता है, छलांग मारने से डरता है, इसके अंदर करेज नहीं है, तो फिर क्या होगा कि वो उससे वो एक्टिविटीज बार बार करवाएंगे। ये नहीं कि आपसे बार बार छलांगे लगवाएंगे, वो आपको टास्क मुश्किल देंगे और देखेंगे कि ये क्या करता है, फिर आपसे कुछ वर्ड्स ऐसे पूछेंगे जिस देखेंगे कि ये क्या करता है, कैसे रिस्पांस देता है। तो हर एंगल से फिर और ये चीजें, अभी जो रिसेंट हमारा स्टूडेंट आया था, मैं पहले भी एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो आपकी असेसमेंट है डिफरेंट
डिफरेंट तीनों जो साइकोलॉजिस्ट हो गया, जीटी हो गया, इन सब के पास इनको पता चल जाता है, आपस में शायद इनकी कोऑर्डिनेशन होती है, इनको पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट इसमें वीक है और वो उसको काउंटर चेक करते हैं। अभी रिसेंटली हमारा जो स्टूडेंट आया है, इसने जो जीटीओ की परफॉर्मेंस दी थी, जीटीओ में जहाँ पे अपना पहले इसने अपने आप को सेकंड नंबर पे रैंक किया था इनिशियली, उससे पूछा कि आप अपने आप को कितने नंबर पे रैंक करते हैं, उसने कहा सेकंड पे। जब उन्होंने उनके सारे टास्क फिनिश हुए, एंड पे जब जीटीओ प्रॉपर असेसमेंट आपसे पूछता है और रैंकिंग रेटिंग करवाता है, वहां पे उसने अपने आप को फर्स्ट पे कर दिया। और उसने पूछा, जीटीओ ने पूछा कि आपने क्यों फर्स्ट पे अपने आप को चेंज किया, तो उसने कहा सर पहले मैं थोड़ा सा वीक था और दूसरा जो स्टूडेंट है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट लेटर ऑन जैसे जैसे टास्क आगे जाते गए, सेकंड जो स्टूडेंट था उसके कोऑपरेशन जो है वो बहुत ही नीचे चला गया, जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील हुआ कि अब वो मैं उससे थोड़ा आगे बेहतर हो गया। सेम यही चीज जीटीओ ने उससे सॉरी डिप्टी ने उससे इंटरव्यू में पूछी, और उसने दूसरे एंगल के थ्रू उससे ये जज करने की कोशिश की कि आप अपने आप को कहाँ पे रैंक करते हो, तो उसने बताया कि मैं अपने आप को सर पहले इस पे करता था रैंक, फिर मैंने अपने आप को चेंज किया, शिफ्ट किया। तो ये सारी चीजें काउंटर चेक हो रही होती हैं। इसलिए जो भी आप एक जगह परफॉर्मेंस दे के आते हैं, इट डजेंट मीन कि वो वहाँ पे टॉपिक क्लोज हो गया। अगर वहाँ पे कोई ऐसी चीज है, प्लस भी होगा, सिर्फ ये नेगेटिव की बात नहीं कर रहा, अगर कोई अच्छी चीज किसी एक को नजर आई और वो दूसरे को उसको उसने कंफर्म करना है, तो वो साइकोलॉजिस्ट के थ्रू भी कंफर्म करेगा और डिप्टी के थ्रू भी कंफर्म करेगा। एंड पे मीटिंग होती है, जो जो सिलेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए डिस्कशन होती है आपस में कि स्टूडेंट को रिकमेंड किया जाए, ये इसके प्लस हैं, माइनसेस हैं, सब चीज़ें डिस्कस होती हैं। सो आई होप कि आपका ये क्वेश्चन आप क्लियर हो गया होगा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आर्टिकल के यूज में हमें से कोई गलती हो जाए, यानी कि 10 से स्टार्ट कर दे जुमला और हमें ये यूज नहीं करना चाहिए था, तो सर ये मेजर मिस्टेक है या माइनर? नो इट इज माइनर, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं है। ये मैं जस्ट आपको टिप्स दे रहा हूँ कि आप बनाएं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप इस पे 100% उतरे। आप सेंटेंस बना के हैं, अच्छा सेंटेंस बना के हैं जो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करता हो, बेशक वो सिंपल वर्ड्स में, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हो, एटलीस्ट उसका मीनिंग ऐसा हो कि जो कुछ आपके बारे में बता रहा हो और अच्छा बता रहा हो, सो दैट इज ओके। बाकी चीजें साथ साथ इम्प्रूव हो जाएंगी, और ये माइनर मिस्टेक्स हैं, ये दीज आर नॉट मेजर मिस्टेक्स। मेजर मिस्टेक्स आगे आपको बताएंगे हम। मेजर मिस्टेक यही है, सबसे इंपॉर्टेंट मेजर मिस्टेक है कि झूठ नहीं बोलना। अभी स्टूडेंट का क्वेश्चन था जिसने पूछा कि हम एकेडमी के बारे में बताएं ना बताएं, बताएं भाई खुल के, अपने आप को क्लियर करें कि। और एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप समझते हैं कि आप अपने बात झूठ बोल के आएंगे आईएसएसबी के अंदर और आप रिकमेंड हो जाएंगे, शायद आप रिकमेंड हो भी जाएं, झूठ बोलें और रिकमेंड हो जाएं, फिर सारी जिंदगी यही सोचते रहेंगे कि यार झूठ बोला था और एक जॉब ली थी, अच्छी खासी हलाल रिस्क है, तो इसको हलाल तरीके से कमाएं। अगर अल्लाह ने आपके नसीब में लिखी भी है ना जॉब, तो फिर आपको मिलेगी, वो झूठ से मिल सकती है और वो सच से भी मिल सकती है। तो अब आपके ऊपर है, अल्लाह ताला ने आपको दोनों रास्ते दिखा दिए हैं, लेफ्ट एंड राइट, ब्लैक एंड वाइट, आपने दोनों में से चूज करना है। डेस्टिनेशन ऑलरेडी डिफाइंड है कि इस बंदे ने यहाँ पे जाना है, तो जब डेस्टिनेशन डिफाइंड है तो फिर अच्छे रास्ता चूज करके आगे जाएं। और इसका एक और प्लस पॉइंट आपको ये फायदा होगा कि अगर आप आगे आईएसएसबी में जो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो बड़ी मैटर करेगी। अगर आपने सच बोला होगा ना, तो आपके माइंड में हमेशा यही रहेगा थ्रू आउट के यार जो जो मेरे माइंड में था उसको बता दिया, क्लियर हूँ मैं। लेकिन अगर आपने झूठ बोला होगा, फिर आपको हर उसका क्वेश्चन यही लगेगा शायद इसको वो बात मेरी पता तो नहीं चल गई, फिर आपको हर टेस्ट में यही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए हमेशा सच बोलें और टॉपिक ही क्लोज करके आगे चलें, आपको अल्लाह ने रिस्क देना हुआ जरूर देगा। ओके, देन व्हाट अबाउट ऑलवेज एंड ट्राई? माय मुबीन, ऑलवेज इज नॉट अ गुड वर्ड, ट्राई इज द गुड वर्ड। देखिए, अगर आप कहते हैं आई ऑलवेज प्रे 5 टाइम्स अ डे, जुमला तो बड़ा अच्छा लगता है, आई ऑलवेज प्रे 5 टाइम्स अ डे, लड़का यार बड़ी नमाजें पढ़ता है, या ये बड़ा अल्लाह वाला है, या बड़ा अच्छा कोई नेक बंदा लड़का है या लड़की है, व्हाटएवर इट इज। बट ऑलवेज का मतलब ये है कि आपने जिंदगी में कभी नमाज मिस ही नहीं की। आपको वो कह देता है कि यार अब आप बॉर्डर पे हैं और बॉर्डर पे ऐसी सिचुएशन आ गई है कि सामने से गोलियां पड़ रही हैं, समथिंग लाइक दैट, या कोई और घर में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर क्या होगा, इमरजेंसी है, तो आपको कहा जाए नमाज पढ़ें और आप कहेंगे आज तो इमरजेंसी है। जाहिर है कि अगर ऐसी कोई इमरजेंसी हो, आपको अपनी जान की पड़ी हो या फिर कोई रिस्क हो, तो आप उस दिन शायद नमाज स्किप कर दें। तो ये जो ऑलवेज का वर्ड है, ये तो फिर बीच में से गया ना। हमेशा यूज करें वर्ड ट्राई का, आई ट्राई टू प्रे 5 टाइम्स अ डे, आई ट्राई टू
कीप माई सेल्फ हेल्दी, आई ट्राई टू डू दिस, आई ट्राई से ना आप काफी सेफ हो जाते हैं, क्योंकि आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, शायद आप सारी नमाजें पढ़ते हो, आप ट्राई करते हैं, आप पांचों की पांचों पढ़ते हो, लेकिन ट्राई के साथ ये भी हो सकता है कि यार ट्राई करता हूँ, कभी कभी रह भी जा सकती है, तो ट्राई के साथ आप सेफ रहते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। पॉजिटिव, आपको शायद क्लियर हो गया हो, पॉजिटिव का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने हमेशा ही हर चीज़ को उल्टा करके सीधा करने की कोशिश करनी है, फोर्सफुली सेंटेंस बनाने की कोशिश नहीं करनी, फोर्सफुली सेंटेंस को पॉजिटिव नहीं करना, और अगर तो कोई नेगेटिव आता है उसको कोशिश करें स्ट्रेट फॉरवर्ड नेगेटिव बनाने की, बट अगर कोई फिर भी अगर आपसे नहीं बनता तो फिर आप उसको रिवर्स करें, बट वेरी लाइक एक आधा केस हो तो ठीक है इस वर्ड एसोसिएशन के अंदर, लेकिन अगर आप रिपीट कर रहे हैं 3 से 4 ऐसे केसेस हैं तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होगा आपके लिए, इसलिए कोशिश करें कि इतनी प्रैक्टिस हो कि आप हर वर्ड का अल्टरनेटिव सेंटेंस आपके पास मौजूद हो। ओके, देन अवॉइड ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग क्या होती है? ओवर राइटिंग ये होती है कटिंग की और उसके ऊपर लिख दिया, तो ये अवॉइड करें, आप सेंटेंस हमेशा वही बनाएं जो आपके माइंड में आ रहे हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें लिखते वक्त, ताकि आपसे कटिंग ना हो। कटिंग का मतलब है आपका ज़हन कुछ और कहना चाह रहा है, हाथ कुछ और कह रहा है, तो आपने कट कर दिया, या फिर आप कटिंग में कभी ऐसा भी होता है कि आपने नेगेटिव लिखा होता है वर्ड और फिर उसको कट करके और फिर चेंज करते हो, आपको लगता है वो नहीं यार मेरे से गलती हो गई, ये वर्ड नहीं लिखना था यहाँ पे, तो फिर आप उसको ओवर राइट सर करने की कोशिश करते हो। ओके, यस प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन ये, सर एक क्वेश्चन है सर, अगर इंसान का अगर इंटरेस्ट है क्रिकेट के रिलेटेड, तो सर 100 में से कितने सेंटेंस इसके रिलेट बना सकता है? अगर ज्यादा हो जाए 3 से तो भी 4, मसला है। 3 से 4, 3 से 4, ठीक। नॉट 3 से 4 सेंटेंस एनफ होते हैं आपकी पर्सनालिटी वेरीफाई करने के लिए। उसमें हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप स्पोर्ट्स से सारे क्रिकेट पे सेंटेंस बना रहे हैं, उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं सेंटेंस बनाते वक्त। आप शायद हेल्थ के ऊपर सेंटेंस बना रहे हो कि फिजिकली फिट रहना चाहिए, अब ये भी स्पोर्टिंग पर्सनालिटी है, तो ये ऐसा नहीं है कि आप ये हेल्थ से रिलेटेड पर्सनालिटी शो होगी, ये ऐसी शो होगी कि ये पर्सन स्पोर्ट्स मैन है, कोई भी गेम खेलता हो वट एवर इट इज़, बट आपने हेल्थ के ऊपर या फिटनेस के ऊपर कोई सेंटेंस बना दिया, या फिर आपने वैसे कोई जॉगिंग के ऊपर सेंटेंस बना दिया, आपने कोई रनिंग पे सेंटेंस बना दिया, ये सारे के सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ही हैं, तो ये उसी तरफ ही काउंट होती हैं, इसलिए हर चीज़ लिंक हो रही होती है। देन आई थिंक अटेम्प्ट मैक्सिमम, इसमें मेरा मैक्सिमम यही है 95 प्लस, 95 प्लस इज मैक्सिमम, इससे नीचे कोशिश करें ना बनाएं। देन शॉर्ट लिस्ट योर इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अच्छा क्या लगता है और आप खेलते क्या हैं। अच्छा, ये शॉर्ट लिस्ट योर इंटरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें पढ़ना भी आ जाएगा, आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है, ओके, इसमें आपको पढ़ने के साथ साथ खेलने में क्या चीज़ अच्छी लगती है, इसमें आपको फारिग वक्त में आप क्या करते हैं, क्या अच्छा लगता है, मूवीज़ आपको कौन सी अच्छी लगती हैं, इस्लाम से रिलेटेड आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, रिलीजन से रिलेटेड, इस्लाम से मुराद ये कि रिलीजन से रिलेटेड आपको क्या अच्छा लगता है, फैमिली में आपको कौन पसंद है, बातें आपके दोस्त किस तरह के हैं, जगह कौन सी अच्छी लगती है, लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू यू। आप दिन में, साल में, महीने में जो कुछ करते हैं दैट इज योर इंटरेस्ट, और जो कुछ करने से मुराद जो करते हुए आपको अच्छा लगता हो या फिर ना भी अच्छा लगता हो, समटाइम आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता बट दैट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, आप सालों साल से पढ़ रहे हैं तो ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गया। तो और फिर उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जिनमें आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा, आपके मार्क्स भी अच्छे आते होंगे, आपको सुनते भी अच्छा लगता होगा, कुछ टीचर्स ऐसे होंगे, कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होंगी, फिर इसी तरह पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होते हैं, फिर आपको टीवी के अंदर भी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं इंटरेस्टिंग, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चैट्स होती हैं इंटरेस्टिंग जो आपको, जिनको आप फॉलो करते हो, पेजेस को या फिर पर्सनालिटीज़ को या फिर ग्रुप्स को, तो ये सारी के सारे इंटरेस्ट हैं आपके और यही आपकी पर्सनैलिटी है। जब आप फारिग वक्त में बैठते हैं ना, ज़रा सोचा करें कि यार मुझे कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, थोड़ा सा फेसबुक अगर आप यूज़ करते हैं, स्क्रॉल डाउन करते जाएं, देखते जाएं कौन सी ऐसी पोस्ट आती है जो आपको रोक देती है यहाँ पे कि इसको मैं रीड करूँ या इसको मैं खोल के देखूँ, तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाएगा कि आपके इंटरेस्ट किस तरफ हैं। ठीक है, तो
Then moving on to the next point, that is be true. I think I already explained this point कि झूठ नहीं बोलना. ये मैंने अभी स्टूडेंट को एकेडमी से रिलेटेड क्वेश्चन था उससे उसी में आंसर कर दिए. क्या आपने कोशिश करनी है कि झूठ नहीं बोलना. वट एवर यू आर, आपने उसको बता के आना है. हाँ, इस झूठ में एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप माइनर छोटी सी चीज हाइड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, एक बंदा है वो कभी कभी सिगरेट पी लेता है, तो अब जरूरी नहीं कि आपसे पूछा जाए आप सिगरेट पीते हो तो आपको हाँ जी मैं कभी कभी पी लेता हूँ. अगर आप बिल्कुल ही माइनर कभी जिंदगी में 1 दफा 2 दफा पिए तो आप फिर कोशिश करें कि उसको कहेंगे मैं नहीं पीता, बजाय इसके कि आप एक बुरी चीज गले में डालने और वो असेसमेंट का पार्ट बन जाए. तो आप उसको कहें सर मैं नहीं पीता. ठीक है. इसी तरह कोई और छोटी सी मोटी एक्टिविटी है जो आपने जिंदगी में कभी 1-2 दफा की है और आपको लगता है कि यार ये चीज मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगी, आप उसको बता देंगे सर मैं ये काम नहीं करता. बिकॉज आपने जिंदगी में कभी नहीं किया, 1-2 दफा कभी गलती से हो गया, दैट मीन्स कि वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं है. तो आप उसको अवॉइड करें, उन चीज़ों को ना बता के. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इस बी ट्रू के अंदर. इसमें हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप खुली किताब बन के बैठ जाएं उनके सामने. जहाँ पे ये चीज़ आपको शर्मिंदा करती है और वो एक्सट्रीम नहीं है, आपकी पर्सनालिटी का इतना पार्ट नहीं है, कभी जिंदगी में कोई गलती होगी या मिस्टेक होगी या फिर आपको कोई ऐसा काम है जो आपने छोड़ दिया हो, तो कोशिश करें अगर वो अभी आपको बिल्कुल ही बुरा लगता है तो आप उसको अवॉइड करें. इंटरेस्ट मिनिमम कितने लिखने हैं? मैंने अभी लिखने का वैसे आपको नहीं कहा कितने लिखने हैं. अगर आप वैसे मैंने लास्ट सेशन में ये प्रैक्टिस करवाई थी, अगर आप अभी कर सकते हैं तो सब स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस कर लें, बाद में बैठ के अपने इंटरेस्ट लिखें, जितने ज़्यादा लिख सकते हैं. इसमें ये कितने का वर्ड नहीं है, जितने ज़्यादा आप लिख सकते हैं आप लिखें. हर चीज़ से रिलेटेड देखें, गेम से रिलेटेड, दोस्तों से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड आपको क्या पसंद है, घूमने से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, उसके अलावा हॉबीज से रिलेटेड, उसके अलावा रिलीजन से रिलेटेड, उसके अलावा पॉलिटिक्स से रिलेटेड, उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड, उसके अलावा फ्यूचर से रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड, प्रेजेंट से रिलेटेड, वट एवर इट इज़ इन योर लाइफ. जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है, अच्छी ना भी लगती हो, आपको लगता है कि यार ये चीज़ें मुझे मेरा फोकस डाइवर्ट करती हैं, मैं उस पर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देता हूँ, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी. इसको शॉर्ट लिस्ट करें. अगर ये चीज़ें शॉर्ट लिस्ट हो जाती हैं, इट इज़ वेरी ईजी टू मेक सेंटेंस. आप देखें, फॉर एग्जाम्पल देखें, लेट्स स्टार्ट एन एग्जाम्पल, लेट्स गिव एन एग्जाम्पल. ओके, ये स्मॉल का वर्ड आया, ठीक है. अब स्मॉल पे आप फिर इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं. स्मॉल को आप स्पोर्ट्स पे लेके जा सकते हैं, किसी स्मॉल ग्राउंड से रिलेटेड लेके जा सकते हैं. अगर आपने इसको फैमिली पे लेके जाना है, किसी स्मॉल छोटे बच्चे पे लेके जा सकते हैं. तो इस स्मॉल को आप कहीं भी घुमा के किसी जगह पे भी लेके जा सकते हैं. किसी स्मॉल बुक की बात कर सकते हैं अगर आपको बुक में इंटरेस्ट है. तो इट इज़ अप टू यू. अगर आपकी पर्सनैलिटी ये ऑलरेडी चीज़ें शॉर्ट लिस्ट हैं, आपको पता है कि यार ये चीज़ें हैं ये मुझे अच्छी लगती हैं, ये चीज़ें मुझे बुरी लगती हैं, और एक लिस्ट बनी हुई है, देन आपके सेंटेंसेस बड़े अच्छे बन सकते हैं और इजी आपके लिए होगा. देन अवॉइड गूगल सेंटेंसेस. किसी की कॉपी नहीं मारनी. गूगल से मुराद कोई भी है, किसी का सेंटेंस कॉपी करने की कोशिश नहीं करनी. अगर आप कॉपी करेंगे फौरन पकड़े जाएंगे. उनको 1 मिनट नहीं लगता पकड़ते हुए. अगर वो पकड़ने पे आए, वैसे वो बैठे ही वैसे पकड़ने के लिए होते हैं, तो उनको 1 मिनट नहीं लगेगा जज करते हुए कि आपने ये सेंटेंस किसी को कॉपी किया. बहुत सारी चीजें कन्फ्लिक्ट करना शुरू कर देती हैं. अगर आप किसी और का लिखते हो तो आपकी पर्सनैलिटी में होता ही नहीं है, बस सिर्फ लिख दिया किस शौक में कि यार या तो सेंटेंस पूरा हो जाए, अगर सेंटेंस नहीं तो आप फिर आपको वो अच्छा लगता है कि यार उसने बड़ा अच्छा लिखा है, आप इम्प्रेस होके बस वो लिख देते हो. वो इम्प्रेस जब होके लिखते हो तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है. देन अवॉइड एम्फेसिस. एम्फेसिस से मुराद वही वर्ड से जो मैंने पहले बताए हैं कि मस्ट का वर्ड यूज नहीं करना, ऑलवेज का वर्ड यूज नहीं करना, शुड का वर्ड यूज नहीं करना. तो ये एम्फेसिस के अंदर ही आते हैं सारी चीजें. डू नॉट चेंज मीनिंग. दिस इज ऑलरेडी डिस्कस. ये पॉइंट भी डिस्कस हो गया कि मीनिंग चेंज नहीं करना. नॉट लगा के, एक तो नॉट लगा के मीनिंग चेंज करने की कोशिश नहीं करनी. ये चेंज नहीं करने का मतलब हरगिज़ ये भी नहीं है कि 100% नहीं करना. अगर आप कहीं फंस जाते हैं और आपसे एक आधा हो जाता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. 1-2 हो जाते हैं मजबूरी से या वैसे ही अनइंटेंशनली हो गए, तो इसमें ये नहीं कि सर ने कहा था कि ये ऐसे गलत होते हैं. गलत नहीं होते, बट अवॉइड करें, ठीक है. और हर दफ़ा गलत भी नहीं होते, कुछ दफ़ा ये ठीक भी होते हैं. इसलिए अगर हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है.
ओके देन डू नॉट चेंज मीनिंग का ये भी मतलब है कि अगर आपसे जिसमें एसोसिएशन थी, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया पीछे, कि एसोसिएट जब करेंगे तो बड़े ध्यान से जानबूझ के अगर एसोसिएट करेंगे और उस चीज़ का मतलब ही चेंज करने वाली बात है। किल का जुमला है, आपने किल पे बनाया ही नहीं, किसी और चीज़ पे बना दिया, तो दैट विल आल्सो। देखें, अगर आपने किल पे जुमला नहीं बनाया ना और आप समझ रहे हैं कि मैंने ये जुमला स्किप कर दिया है, मैं किल पे जवाब नहीं दिया, मैंने किसी अच्छा जुमले पे जुमला बना दिया, उनके पास ऐसे हजार, मतलब हजार से मुराद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के 100 वर्ड्स के अंदर ही कई ऐसे वर्ड होते हैं जो किल के साथ लिंक कर रहे होते हैं, पूरे के पूरे पैकेजेस बने होते हैं। उन्हें पता होता है कि जो पहला, सातवां, 9वां, 16वां, फॉर एग्जांपल 16वां, 15वां, 25वां, 50वां, ये जो 6 या 7 वर्ड्स के कम्बिनेशन है, ये इस पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, इसमें इस स्टूडेंट के इस तरह के रिस्पॉन्सेज आने चाहिए। फिर 5वां, 10वां, 15वां, 18वां, 20वां, 70वां, वट एवर इट इज, ये जो 6 से 7 ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इनका जो इनकी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो इस तरह के स्टूडेंट को रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो उनके पास छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं ऑलरेडी। तो अगर आप किल को स्किप कर गए ना, तो उनके पास 6 से 7 और वर्ड ऐसे हैं जहाँ से ये जो किल वाला रिस्पॉन्स था वहां से असेस हो जाएगा। इसलिए ये तो आप छोड़ दें कि उनसे असेसमेंट को आप उनको डॉज कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि आर्मी के अंदर कितनी बड़ी सिलेक्शन हो रही है। रेयर केसेस आपको मिलते होंगे जो आर्मी को चीट करते हों या आर्मी के फ्यूचर में बदनाम करते हों वेरी ड्यूरिंग देयर जॉब, तो बहुत कम केसेस आपको ऐसे मिलेंगे। इसकी रीज़न यही है कि जो उनका असेसमेंट क्राइटेरिया है, जो उनका सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है, जिससे काफ़ी हद तक वो इंसान की पर्सनैलिटी को मैच कर लेते हैं कि ये फ्यूचर में क्या करेगा। प्रेडिक्शन ही है, इट इज़ एक्चुअली प्रेडिक्शन कि आज आपकी ये पर्सनैलिटी है, कल आप क्या करेंगे। तो उनको ज़रा सा भी शक हो कि ये कल को बंदा 2 नंबरी कर जाएगा, या फिर कल को ये बंदा इसको ट्रेनिंग देंगे और ये फिर वीक निकलेगा, बहादुर नहीं होगा, या फिर बुज़दिल निकल आएगा, तो फिर वो उस पर पैसा लगाने का सोचते ही नहीं है, उसको पहले ही नॉट रिकमेंड कर देते हैं। ओके देन लास्ट, व्हाट इज दैट, स्टार्ट विद वर्ड। ओके, ये मैं ऑलरेडी ये भी एक्सप्लेन कर चुका कि वर्ड से स्टार्ट करना। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एक पीछे रह गया था, अवॉइड ओवर राइटिंग। आपको जब भी गलती होगी आपने ये काम करना है, सिर्फ एक लाइन लगानी है, ये वाला काम नहीं करना। क्या आप अपनी तरह से ये करते हैं और समझे कि मैं उसको काट रहा हूँ सेंटेंस को, वर्ड को, ये काम नहीं करना आपने। ये काम करेंगे तो बड़ा ही खतरनाक पर्सनैलिटी शो होगी, कंफ्यूज पर्सनैलिटी। सिर्फ आपने एक लाइन लगानी है और इससे आगे आपने वर्ड लिखना शुरू कर देना। इस एक लाइन का मतलब ही यही है कि आपने जुमला वर्ड काट दिया, अब ये आपकी असेसमेंट का पार्ट नहीं होगा, इसलिए सिर्फ एक लाइन लगाएं और आगे अपना जुमला स्टार्ट करें। सो दिस इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपसे डिस्कस करना था इस सेशन में। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्या टाइम हुआ है, लेट मी चेक द टाइम। क्लास हमारी स्टार्ट हुई कितना टाइम हो गया? एक घंटा 15 मिनट हो गए, सो लॉन्ग। ओके, आई थिंक काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, इसका मतलब हम इस सेशन को अगेन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी फॉर माहे मुबीन ओनली, बाकी स्टूडेंट्स क्योंकि न्यू हैं, नॉट माहे मुबीन, लेट मी चेक, कमर चला गया, कमर के लिए, माहे मुबीन के लिए, ये दो स्टूडेंट्स जो मैं अभी आपसे स्लाइड शेयर करूंगा, आपने उसके ऊपर स्लाइड को प्रैक्टिस करके मुझे भेजना, मैं उसकी असेसमेंट कर दूंगा कल सुबह। और कल का दिन आपने रिलैक्स रहना है, कल का दिन आपने कोशिश यही करनी है कि रिलैक्स रहें, बिल्कुल ही असेसमेंट अब जो होगी है उस पर ही फोकस करें कि बस होगी 100%। बिफोर गोइंग टू आईएसएसबी, कल का दिन आपने अपने आप को समझाना है कि जितनी मेरी प्रैक्टिस हुई है दैट इज एनफ, और अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज एनफ, आई विल ट्राई माई बेस्ट इन दैट। अगर आपको आखिरी टाइम तक कंफ्यूजन है ना कि यार मेरा ये भी रह गया वो भी रह गया, फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है, प्रिपरेशन की कोई लिमिट नहीं होती कि आप समझे कि मैं प्रिपेयर हो गया हूँ। हम भी सारी रात पढ़ते थे, और फिर आखिरी दिन भी, आप लोग स्टूडेंट हैं, आपको खुद आइडिया होगा कि आखिरी दिन जब हमारा टेस्ट होता है, टेस्ट से पहले भी हम बुक खोल के देख रहे होते हैं कि यार शायद कोई एक ऐसा वर्ड हो जो अभी हम पढ़ लें। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने अपने आप को समझाना है। ये टेस्ट वो वाला टेस्ट नहीं है जो पेपर्स हैं,
कि इसमें आप रट्टा मारेंगी तो हो जाएगा। ये अगर कोई नहीं भी पढ़ के जाता ना एकेडमी, कुछ नहीं भी करके जाता, तो वो भी टेस्ट परफॉर्म कर आता है 100%, वो भी कुछ ना कुछ लिख आता है, कुछ ना कुछ उनको बता आता है इसमें। क्योंकि ये ऐसा टेस्ट है कि जिसके अंदर ना तो ये है कि आपने 5 में से 5 ठीक करने हैं या 2 ठीक करना है, 60% नंबर लेने हैं, 50% नंबर लेने हैं, ऐसा टेस्ट नहीं है ये। इसको आप नॉर्मल कंसिडर ना करें। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी का टेस्ट है कि जो एक ले मैन जिसको कुछ अलग वे भी नहीं पता एसएसबी में, वो भी जाएगा ना, तो वो आपकी तरह ही परफॉर्म करके आएगा। वो उससे भी वो सारे टेस्ट करवा लेंगे, उससे भी वो सारी जो जीटीओ के टास्क हैं वो सारे वो कर आएगा, बाकियों की देखा देखी, और पूरा एग्जैक्ट परफॉर्म करके आएगा। सो इसका मतलब ये है कि आप जो आपकी प्रैक्टिस अभी हो चुकी है, वट एवर यू हैव डन, इसको ही कंसिडर करें कि दिस इज द लास्ट, और अपने आप को समझाएं कि मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली है। जब आप आईएसएसबी में जाएंगी, वहाँ पे आपको बड़े स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे, मैंने फलानी एकेडमी से पढ़ा है, मैंने इतने पैसे दे के पढ़ा है, मैंने तो फलाने नोट्स भी पढ़े हैं, मैंने फलानी बुक तो पूरी की पूरी छान मारी है, मैं तो इतने ऑब्स्टेकल्स इतने मिनट में 2 दफा कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दैट। ऐसे ऐसे भी आपको मिलेंगे बड़े लंबी लंबी छोड़ने वाले। तो आपने अपने आप को सिर्फ यही समझाना है कि बस जो मैंने कर लिया दैट इज एनफ। वहाँ पे ये नहीं कि आप, कुछ स्टूडेंट्स नोट्स लेके आए होते हैं इंटरव्यू से पहले ना, उन्होंने रात को बैठ के वो सारे नोट्स पढ़ रहे हैं, फलाने का सदर कौन है, फलाने का वजीर खजाना कौन है। इनकी तरफ आपने ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी ये खत्म नहीं होगी ये प्रैक्टिस। आप पूरा एंजॉय करें आईएसएसबी को। आईएसएसबी आपने सिर्फ एंजॉय करने के लिए जाना है, माइंड में हमेशा आप ये बात रखें। वहाँ ये वाला एक्सपीरियंस आपको दोबारा जिंदगी में नहीं मिलेगा। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है और आप बहुत एंजॉय करते हो, हर टेस्ट को आप एंजॉय करते हो। आप रातों को बैठ के दोस्तों के साथ गप मारने का, नए दोस्त बनाने को एंजॉय करते हो, आप खाना एंजॉय करते हो, बड़ी अच्छी क्वालिटी का खाना मिलता है, आप वहाँ पे पिक्चर्स लेना एंजॉय करते हो, आप वहाँ पे हर एक्टिविटी एंजॉय करोगे। तो आपने इसको टेस्ट कंसिडर नहीं करना है, इसको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी समझ के और इसको एंजॉय करके आना है, दोस्त बना के आने हैं। अगर हाँ एक चीज है कि जो इंटरव्यू दे के आ रहे हो, आप उनसे जरूर पूछें कि यार आप अंदर कैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, तो वो आपको कुछ ना कुछ जो इंटरव्यू में बता देंगे। और अक्सर कुछ जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं। तो अगर तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, कोई आपको बता देता है, देन ओके। बट बिफोर एंड आफ्टर टेस्ट जो भी कुछ बता के आए, यार मेरा तो इंटरव्यू बड़ा अच्छा हुआ, मेरे से तो इसने ये सवाल पूछे, मेरे तो 20 मिनट का इंटरव्यू है, आपका सिर्फ 5 मिनट का इंटरव्यू है, मेरा तो उसने 25 मिनट का इंटरव्यू दिया, मेरे से बहुत बातें पूछी हैं। इन चीज़ों पे आपने ध्यान नहीं दिया, किसका ज्यादा हुआ, किसका कम हुआ, किसने अच्छा रिस्पॉन्स दिए, किसने बुरे दिए, इट डजेंट मैटर। आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ आपकी ही जज होगी, उसमें किसी और के साथ कितना टाइम लगा, किसी और के साथ सेपरेट किसी ने जीटीओ ने बात करने की कोशिश की, किसी और को जीटीओ बार बार ज्यादा टाइम दे रहा है, किसी और को जीटीओ कह रहा है आप बड़े अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, किसी और को जीटीओ ये कह रहा है कि आप तो मेरी फैमिली के मेंबर हो, किसी और को जीटीओ ये कह रहा है कि आप क्या, तो मैं गांव, आपके गांव का मुझे पता है, फलाना। मतलब फ्रैंक होते हैं ना, जानबूझ के आपसे कुछ ना कुछ उगलवाने के लिए वो फ्रैंक भी होते हैं। खासतौर पे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ना, उनको तो ये काफी डॉज करते हैं, उनको तो उनके साथ तो इतने करीबी हो जाते हैं कि वो समझता है कि मैं तो पक्का रिकमेंड हूँ, ये वाला वोट तो मुझे पक्का मिल गया, ये तो मेरा रिश्तेदार निकला है, मेरे तो अब्बू का जानने वाला निकला है। तो कुछ भी ऐसा हो रहा हो, आपने अपने आप पे फोकस करना है, अपनी परफॉर्मेंस पे। और पहले और बाद जो भी आप परफॉर्म करके आएंगे टेस्ट, आपने उसको डिस्कस नहीं करना। वट एवर इट इज, आपसे गलत हुआ, ठीक हुआ, टॉपिक क्लोज हो गया, अगले पे मूव करना है हमेशा। और हर टेस्ट को आपने नया टेस्ट समझ के उसको पिछले के साथ लिंक नहीं करना। दीज आर माई इंपॉर्टेंट टिप्स जो हर स्टूडेंट को मैं जाने से पहले देता हूँ। और वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि आपने अगर आपका जीटीओ का पार्ट है दैट इज लाइक फिजिकल, उसमें तो आपने जान लगा देनी है। जान से मुराद कि आपने अपने 100% देना है, आपने 100% उसमें एक्टिव रहना है। एक्टिव से फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि आप कभी कभी आपका लीडर जो होता है ना, वो आपको टाइम नहीं देता, उसको पता चल जाता है ये लड़का तेज है, वो फिर स्टूडेंट्स आपसे जेलस हो जाते हैं ग्रुप में, क्योंकि उन्होंने आपको पीछे छोड़ना होता है, अपने आप को रैंक हायर करवाना होता है, तो आपसे थोड़ा सा जेलस हो जाते हैं, आपको पीछे पीछे रखना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं ग्रुप में, वो आपको आगे भी रखते हैं, कुछ अच्छे भी निकल आते हैं ग्रुप्स, तो उसमें वो फिर उनको पता चल जाता है कि ये लड़का एक्टिव है या ये लड़की एक्टिव है, ये हेल्प कर रही है काफ़ी चीज़ों में, अच्छे मशवरे दे रही है, तो आपसे मशवरा लेते हैं। बट इन सम केसेस इसके अगेंस्ट भी हो जाता है कि आपको उससे उन्हें कुछ जेलस होना शुरू हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि ये बंदा पीछे रहे, तो उसके लिए फिर वो आपको शायद टास्क भी एंड पे दें, आपको पीछे पीछे रखें, तो उसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। जीटीओ को पता चल जाता है हर चीज़ का कि यार ये बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बाकी अब इसको ना पीछे कर रहे हैं, वो आपको जरूर मौका भी दिलवाएगा
लेकिन वो साथ साथ सुनता रहेगा कि आप अब इस पे रिस्पॉन्स कैसे दे रही है, रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। उसमें आपने फिर अपनी जो वॉइस के थ्रू, मशवरे के थ्रू ऊंचा ऊंचा लाउडली बताने की कोशिश करनी है, मोटिवेट करना है सबको कि सर जेंटलमैन प्लीज कैरी ऑन, इंशाल्लाह हम जल्दी फिनिश कर लेंगे। जेंटलमैन ना भी कहें, नॉर्मल अपने वर्ड्स के साथ जो सिविलियन यूज करते हैं, आप उसको कहें चेस्ट नंबर 10, वहाँ पे सिर्फ चेस्ट नंबर यूज होते हैं, आप किसी का नाम नहीं ले सकते, तो आप कहें चेस्ट नंबर 10, नोट डोंट वरी अबाउट इट, इंशाल्लाह यू कैन डू इट। फिर इसी तरह अगर किसी को आपने जंप मरवानी हो तो उसको कहें कि जस्ट जंप, it is so easy, it is so easy for you, you can do it, something like that. Keep on doing something, some activities. किसी को प्लैंक पकड़ा दिया, किसी को ड्रम पकड़ा दिया, अगर कोई प्लैंक के ऊपर चढ़ रहा है तो नीचे प्लैंक को हाथ रख लिया ताकि प्लैंक स्लिप ना हो या वो बंदा गिरे नहीं। तो इस तरह स्पोर्ट्स हल्की 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 सपोर्ट करते रहे, अपनी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते रहे, बजाय इसके कि पीछे खड़े होकर बैठ जाएं कि जब तक मुझे मेरा लीडर नहीं कहेगा तो मैं आगे नहीं आऊंगा। लीडर को भी आप जरूर रिस्पेक्ट करें, लेकिन साथ साथ चीज़ों को सपोर्ट जरूर करें, मतलब अपनी इन्वॉल्वमेंट आपकी नज़र आनी चाहिए कि ये बंदा बीच में केयर कर रहा है दूसरों के लिए, हेल्प कर रहा है दूसरों को। लेकिन उसमें हरगिज़ ये नहीं कि आप सेल्फिश हो जाएं। आप हर टास्क में अगर आपको फील होना शुरू हो जाएगा ये सारे आसान हैं, तो सबको मौका दें। उसमें यह है कि आप को अगर हर जगह आगे आगे हो रहे हैं, जब आपकी बारी आती है, आप लीडर बनते हैं, तो कोशिश करें अपने आप को दूसरे तीसरे चौथे पे किसी और को मौका दें आगे आने की। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगर आपको लगता है कि कोई एक बंदा हैवी है, अच्छा वेट उठा सकता है, उसको ही वो वेट उठवाएं। अगर कोई ड्रम है उसको कहें आप उठाएं, ये नहीं कि किसी छोटे बंदे को दे दिया और पूरा प्लान फेल हो गया। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। राइट रिसोर्स फॉर राइट पर्सन और राइट जॉब फॉर द राइट पर्सन। आपने हमेशा असेस करना है कौन सा बंदा किस काम में तेज है और कौन सा बंदा लैग कर रहा है। जो अगर लैग भी कर रहा है ना, उसको भी बैकअप करें, यार जेंटलमैन आप काइंडली आगे आए, इट्स इजी फॉर यू, उसको आगे भेजें। उसमें हर किसी ये नहीं है कि कोई एक लैग कर रहा है और बिल्कुल लल्लू है और उसको आप आगे भेज के सारा टास्क ही फंसवा दें। आप आगे भी ऐसे बंदा भेजें जो थोड़ा एक्टिव हो, जो आगे जाके काम करे। तो इस तरह आपने हर एक को साथ लेके चलना है। वहाँ पे जेलसी फैक्टर आ जाते हैं, कोई मसला नहीं है, बट विद इन ग्रुप तक लिमिट रखें। बाद में जाएं, एंजॉय करें, उसको साथ बिठाएं, गपशप लगाएं, एंजॉय करें, दोस्त बना के आएँ। लाइफ टाइम के दोस्त बनते हैं, ऐसे ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलती। तो मुख्तलिफ सिटीज़ से बहुत लोग आएंगे, बड़ा एक्सपीरियंस लेके आएंगे, एक्सपोजर लेके आएंगे, आपके साथ गपशप लगाएंगे, रातों को शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंसेस, चीज़ें। तो एंजॉय करें पूरा हॉल, होपफुली कि आप अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। बाकी अपने पेरेंट्स से दुआ लेके जाएं और अपना अच्छा परफॉर्म करके आएँ। डोंट वरी अबाउट रिजल्ट, अल्लाह ने लिख आपके लिए जो भी बेहतर है आपके लिए वही आपको मिलेगा, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ के अंदर हैं हर तरह की, और ये भी अपॉर्चुनिटी है। आई एम नॉट सेइंग कि ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट अल्लाह हैज़ अ बेटर प्लान फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ का एक अल्लाह ने टाइम पे रखा हुआ है, प्लान्स भी बना के रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। इसलिए अपनी परफॉर्मेंस दें, कल को आपको ये फील ना हो कि यार मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया या मैं किसी चीज़ में लैग कर गई। आप अपना अच्छा परफॉर्म करके इंशाल्लाह रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। सो होपफुली टुडेज क्लास आप लोगों ने, ये अभी सेशन इसलिए मैं इसको डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ कि इसमें अभी कुछ चीज़ें रहती हैं, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, अलॉन्ग विद सम असेसमेंट, लाइव असेसमेंट आप लोगों से टेस्ट करवा के। बाकी माही मुबीन आपसे वो मैं शेयर कर देता हूँ जो आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, लेटर ऑन आज मैं शेयर कर दूँगा आपसे। सो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, अदरवाइज आई विल स्टॉप दिस शेयरिंग और सेशन हम क्लोज करते हैं। ओके जवाद, अल्लाह हाफिज। ओके देन आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है, सो अल्लाह हाफिज एवरीवन।